हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे बीए प्रोग्राम के, उनका जो ईवीएस का सब्जेक्ट है इट मीन्स एनवायरमेंटल साइंस, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आपको अपने चैनल पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका जो सिलेबस है इसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने वो सिलेबस की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पहले जाकर उसे देख लेना, क्योंकि किसी भी अगर हमें स्टडी स्टार्ट करनी है तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है। तभी आप कुछ आगे की स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर पाते। तो इसलिए फर्स्टली आप अपने सिलेबस को जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, और उसके बाद आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी इस चैनल पे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड आपको करवाता है, जिससे कि आपके पेपर में हेल्प हो सके। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि आपका यूनिट जो फर्स्ट है उसका नाम क्या है, पर्यावरण। तो फर्स्ट टाइम इसके नेम के बारे में पता होना चाहिए ना कि आखिर में जो पर्यावरण है वो है क्या, तभी तो हम आगे के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण के जो मतलब इसके बारे में ऑल ओवर सिस्टम, इसमें हम स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, मतलब आप इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो पर्यावरण है आखिर में होता क्या है। तो जैसे कि आप इसके नाम से, आपने अगर 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, तो वैसे उसमें भी आपने पढ़ रखा होगा। अब तो वैसे भी आप ग्रेजुएशन लेवल पर चले गए हो, बट ईवीएस का सब्जेक्ट ना हमारा पहले अलग से नहीं होता था, वो ज्योग्राफी में जो आया था ना, तो ये कुछ पॉइंट्स होते थे जो हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे, तो उसमें हम पढ़ लेते थे। तो इसमें होता था ना कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण अगर आप देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। अब इस परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है आवरण, किसी चीज का आवरण मतलब ढका हुआ। तो जो भी हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है, या जो हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको ले लगा, जल हो गया, वायु हो गई, थल हो गया, मैदान हो गया, घर हो गया, मोहल्ला, गाँव, ये सारे हमारे क्या, ये सब पर्यावरण है जो हमें क्या करते हैं, एक रूप मतलब वो अनेक रूप से क्या करते हैं, हमें प्रभावित करती है। तो ये चीजें क्या है, हमारी पर्यावरण है। तो आपको पता चल जाएगा कि पर्यावरण क्या मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको ये ना थोड़ा सा ये इस टाइप से लिख के दिखाया ना, क्योंकि जिससे ना पेपर में अगर आप इसको इस तरीके से लिखते ना, तो थोड़ा है ना, मतलब जो आंसर होता है ना उसको मतलब वैल्यूएबल लगने लग जाता है वो आंसर, मतलब टीचर की नज़रों में सीधा आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा पढ़ रखा है। तो इस टाइप से ये अच्छे से हो जाता है, तो अच्छा लगता है आप अगर इसको इस टाइप से यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ कहिएगा कि पर्यावरण क्या, आपका परि प्लस आवरण मतलब चारों ओर का ढका हुआ जो भी आवरण है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या कहता है, हमें प्रभावित करता है। तो यही चीज़ है। अब हम देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। इट मीन्स विभिन्न वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने जो विद्वान है उनके जो थॉट्स होते हैं वो लिखने होते हैं कि उनके क्या क्या थॉट्स है इसको लेकर। किसी भी चीज़ में अगर जाएंगे ना, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या अदर सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें ना जो विद्वान होते हैं ना उनकी लैंग्वेज को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर के, क्योंकि आपका जो लेवल हो चुका है वो ग्रेजुएशन लेवल तक हो चुका है। ये तो नहीं है कि आप 7th 8th क्लास में पढ़ रहे तो आप वही डेफिनेशन लिख देंगे कि चारों ओर का आवरण या समथिंग समथिंग कुछ भी। तो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल के बेस आप ये चीज़ लिखना चाहिए आपको, जिससे कि थोड़ा सा ना अच्छा मतलब इंप्रेशन भी जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहे पॉल साइंस में भी देखेंगे ना, तो पॉल साइंस में भी आपने प्लूटो, अरस्तु, इन सब के बारे में सुन रखा होगा। क्यों सुन रखा है, क्योंकि वो आपको लिखना कंपलसरी हो जाता है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो टीचर के मतलब टीचर अगर उसको पढ़ता है ना, तो हाँ लगता है कि बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है। तो ये चीज़ अच्छी वो चीज़ हो जाती है। तो आप इसको देखेंगे अब कि पर्यावरण की परिभाषा मैंने दो मतलब विद्वान लिखे, एक तो जे.एस. रोस के अनुसार क्या है, और एक हर्ष कोकटस के अनुसार क्या है, कोकवटस के अनुसार क्या है। तो यही है, पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि जे.एस. रोस के अनुसार पर्यावरण उन्होंने क्या बताया, पर्यावरण को उन्होंने क्या डिफाइन किया एक तरीके से। तो उन्होंने बताया ना कि पर्यावरण या वातावरण वह ग्रह शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पर्यावरण में हम रहते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ रूप से क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। अब जल हो गया, वायु हो गया, ये हमें बहुत मतलब बहुत रीजंस होते हैं हमें इसको वो हमें प्रभावित करने के इसको। तो यही चीज़ें हैं कि जो पर्यावरण है वो क्या है, वह वातावरण मतलब वातावरण, जो बाहर का आवरण होता है उसे भी हम कहते हैं वातावरण। तो वही चीज़ है कि ग्रह शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। और जो हर्ष कोक्टवेस के अनुसार क्या है, हर्ष के अनुसार है कि जो पर्यावरण है ना, ये इन इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, तो प्राणी के जीवन और विकास पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। जो पर्यावरण है वो हमारे एक तरीके से विकास को भी प्रभावित करता है, हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। जो आपका जल हो गया, वायु हो गई, अगर मान लो शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है तो ये हमारे एक जीवन को ही तो प्रभावित करे ना। अगर बेकार वायु वो होती है हमें मतलब मिलती है, तो उससे क्या होता है, हमारा जीवनी स्तर क्या होता है, एक तरीके से प्रभावित होता है। तो इसलिए कहा है ना कि हम पर्यावरण को उस रूप में भी ले सकते हैं जो हमें क्या करती है, एक तरीके से
से, तो जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर क्या करती है, प्रभाव डालती है या हमें पूरी तरह से प्रभावित करती है। बात दोनों ने एक सेम कही है बट थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज में। तो यही चीज़ कही है कि पर्यावरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के थ्रू क्या क्या थी। अब हम देखते हैं पर्यावरण के घटक। इट मीन्स पर्यावरण के अंदर जो आपको इट मीन्स किस टाइप से पर्यावरण को डिवाइड कर रखा है। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एक तरीके से वातावरण है हमारे चारों ओर का, पृथ्वी का, धरती का, उसको किस तरीके से मतलब डिवाइड कर रखा है। तो पर्यावरण की मूलभूत संरचना के आधार पर जो पर्यावरण को ना निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। अब वो किस टाइप से डिवाइड कर रखा है वो देखते हैं हम मंडल के अनुसार। जो भूमंडल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, भूमंडल भी कहते हैं। जैसे आपको स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और जीव मंडल हो गया। अब इनके नेम से पता चला होगा, स्थल मंडल में स्थल की बात की गई होगी, वायुमंडल में वायु की बात की गई होगी, ऐसे जल मंडल में जल की बात, और जीव मंडल मतलब जो हमारे जीव जंतु होते हैं उनकी बात। तो इनको हमने डिफरेंट टाइप से मतलब 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से आखिर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये स्थल मंडल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो स्थल मंडल है, अब ये क्या है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हमने क्या कहा है, स्थल मंडल का है, जिसपे आप एक तरीके से रहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, स्थल जो एक तरीके से जमीन होता है। आपके अगर अपने घर देखा हो, जमीन सबसे नीचे का जो फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, उसकी जो जमीन होती है उसको एक तरीके से स्थल मंडल का है। आप इस तरीके से इसको लेकर मान कर चल सकते हैं। तो यही चीज है कि जो स्थल मंडल है ना, में भूमि भाग व समुद्री तल दोनों ही आते हैं। आपने समुद्र भी देख रखा होगा, जो भूमि पे जो आपके लेक होते हैं, झील होती हैं, समुद्र होते हैं, तालाब होते हैं, ये सब क्या है, ये इसके अंदर भी आते हैं। भूमि भाग व समुद्री तल दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके स्थल मंडल में आते हैं। और जो पृथ्वी के इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर भी स्थित होते हैं। जैसे कि आपने महाद्वीप के नाम सुन रखे हैं, और जो आपके क्या है, महासागर है, तो ये सब भी इसके अंतर्गत ही आते हैं स्थल मंडल के अंदर। जैसे आपकी क्या होगा, पृथ्वी की गहराई में उतरते रहते हैं, वैसे क्या होता है, तापमान ज़्यादा मतलब बढ़ता रहता है। अब क्यों बढ़ता रहता है, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसको आपको कंटिन्यू जब आपको, हाँ अब ये देखिए आ ही गया आपका ये जो पॉइंट, आखिर में जो हमारा तापमान है वो नीचे हम जाते रहते हैं, तो क्यों बढ़ता रहता है आखिर में, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा ना। तो यही चीज़ गई है ना, जो हमारी जो पृथ्वी की जो है ना लेयर है ना, वो हमारी 3 भागों में मतलब बनी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है उसको हमने 3 भागों में एक तरीके से वो हमारी बनी हुई है। तो किस टाइप से उसको हम देखते हैं, आइए। तो फर्स्ट जो हमारी होती है ना, इसको मैं आपको बता देती हूँ। जो अर्थ का आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो हमारा अर्थ है उसका जो आंतरिक भाग होता है वो 3 उससे बना होता है। फर्स्ट क्या है आपकी, क्रस्ट। क्रस्ट क्या है कह लो आप, या आपको इसको भ्रू पर्पटी कह लो। हिंदी में वैसे इसको भ्रू पर्पटी कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको क्रस्ट कह देते हैं। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका मेंडल, और इसको भ्रू प्रवाह भी कहते हैं। अगर ये टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पेपर में आपसे एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन तो जरूर आता है, 7 और 8 मार्क्स का मिला के 15 मार्क्स के 2 करने होते हैं, तो कहीं आपसे उसमें भी ये पूछ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड्स लिख दिए, एक तो मेंडल और भ्रू प्रवाह, क्रोड और कोर दोनों कहते हैं। तो इसको अब आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, स्थल मंडल के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थल मंडल के अंदर आपके जो समुद्री तल होता है और जो भूमि भाग होता है वो दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। ओके, तो आइए हम इसके बाद में पढ़ते हैं। जो क्रस्ट है, भ्रू प्रपटी है, तो ये क्या है, तो ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे क्या होता है, बाहरी भाग होता है। क्रस्ट का निर्माण जो होता है ना, वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, इसलिए इस परत को हम क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। मतलब ये सी प्लस आल, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। इस परत को क्या भी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लिथोस्फेयर भी कहते हैं। तो अब आपको अगर कोई भी टर्म पूछ ली जाती है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और यही चीज़ है ना कि जो क्रस्ट होती है ना, वो सबसे ठंडी परत होती है, क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में है। और पृथ्वी का क्रस्ट 3 प्रकार की चट्टानों से बना होता है। कौन कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, काइंतिक चट्टानें और अवसादी चट्टानें। और इसके बारे में भी आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा अपनी 6th-7th क्लास की, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में ये सब बहुत मतलब बार बार पढ़ते हैं हम इसको। ऐसा नहीं होता कि आप इससे अननोन है, आप इसको जानते हैं आखिर में कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है, अवसादी चट्टानें क्या होती है और काइंतिक चट्टानें क्या होती हैं। तो ये इन्हीं तीनों चट्टानों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जो आपकी जो पृथ्वी की मतलब जो अर्थ है उसकी जो बाहरी परत होती है, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो इसकी जो बाहरी परत है वो आपकी क्रस्ट हो जाती है। ओके, तो यही चीज़ है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सेकंड आपकी परत है आपकी मेंटल। अब मेंटल क्या होती है, इसमें आपका होता है क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। और ये परत बाकी सभी परतों से अधिक चौड़ी होती है, मतलब ज़्यादा इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। और मेंटल का जो निर्माण है ना, वो C+Ma मतलब मैग्नीशियम, सियाल और मैग्नीशियम से होता है। मतलब सियाल नहीं, क्योंकि सियाल तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम को मिलाकर हम इसको सियाल बोलते हैं, बाकी ये सिलिका होता है। तो यही चीज़ है कि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इस परत को हम क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर भी कहते हैं। और इसको हम एक और नाम दे देते हैं, सीमा।
जैसे ये वो सियाल था, जो आपका क्रस्ट था वो क्या था, सियाल इसे हम कहते थे, इसको क्या कहते थे हम, सियाल कहते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो वैसे ही जो मेंटल है उसको हम सीमा भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, तो दैट्स वाई हमने इसको इस टाइप से हमने कहा। और इसको हम पायरोस्फीयर भी कहते हैं। हमने इसको क्या कहा था, ये क्रस्ट को कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि इसको हम क्या कहते थे, लिथोस्फीयर भी कहते थे। तो यही चीज़ है, मैं आपको ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ना कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं ना, तो अगर आप सीधे जाकर पेपर में भी अगर बैठते हैं ना, तो आपको मेरी बातें सारी की सारी याद आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपको पता ना हो, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर होगा। तो इसलिए मैं आपको इतनी बार रिपीट कर देती हूँ ना कि आपको ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाए, आपको स्पेशली अलग से याद ना करना पड़े कि हाँ मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं, फायरोस्फीयर भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं याद करना पड़े। ये चौड़ी परत होती है इसकी, और मतलब ये निचला भाग होता है क्रस्ट से, तो इसको आपको ना याद करना पड़े, ईजिली आप इसको आराम से माइंड में सेटअप कर सकें। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट करती हूँ बातें। अब नेक्स्ट परत आ गई आपकी, जो सबसे निचली परत होती है, वो तो जैसे जो हमारी ये थी, क्या कहते हैं, मेंटल, ये आपकी मतलब बीच की परत होती है, और जो क्रस्ट होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है। मतलब क्रस्ट हो गई, फिर क्या हो गई आपकी मेंटल हो गई, फिर आपकी क्या हो गई, कोर हो गई, या तो आपको क्रोड भी कह लेते हैं इसको। तो ये भाग मेंटल से नीचे तथा पृथ्वी के नीचे मेंटल से अर्थ के केंद्र तक होता है, सॉरी, पृथ्वी के केंद्र की कोर कहा जाता है। जो पृथ्वी का जो केंद्र है, इट मीन्स जो ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब जो ये वाला केंद्र है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जो ऊपरी परत हो गई हमने इसको क्या कहा, क्रस्ट का, और जो बीच का परत हो गया उसको हमने क्या कहा, मेंटल का। तो यही चीज़ है, और इसी हिसाब से जो हमारा तापमान होता है वो धरती के अंदर क्या बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारा जो केंद्र है एक तरीके से वो सबसे क्या होता है, अधिक गरम 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 होता है, उस वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। और जो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है ना, वो किस चीज़ से बनी हुई है, आपकी नी और एफ और ई, मतलब निकेल और वो आयरन से मिलकर बनी होती है। एफ ई को हम आयरन कहते हैं, ओके। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नीफे भी कहते हैं। जैसे हमने उसको सियाल, सीमा, सियाल, सीमा, और इसे क्या कहा हमने, नीफे कहा। तो यही चीज़ है, इसके नेम है ना, इसके जो बने हैं ना, जिन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है, उसके बेस पे हमने इसको कह दिया है। और पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और दबाव दोनों क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, मतलब इंक्रीज होता रहता है। जो आपका तापमान है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि तापमान मतलब वो सबसे अंदर का केंद्र कौन सा होता है, आपका कोर होता है, और इस कारण से आपका जो तापमान है वो बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में होता है, और इस को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर भी कहते हैं। अब आपको बहुत मतलब याद हो चुका होगा कि आखिर में जो क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर प्लस सियाल भी कहते हैं। जो आपका मेंटल है उसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, और क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर भी कहते हैं। और जो कोर है आपको, उसको हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, और क्या कहते हैं, बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो अब आपको ये याद हो चुका है, मैंने आपको टेबल के थ्रू मतलब बता दिया कैसे कैसे ये डिवाइडेबल है। ये आपका जो सबसे निचली परत है, जो सबसे अंदर का भाग है, मान लीजिए आपकी पृथ्वी का जो धरती है, इतनी ठीक है, ये आपकी धरती है, कोई मतलब जमीन होगा ये जो आपके घर की, जैसे मान लीजिए। तो ये जो फर्स्ट परत है आपकी, वो तो सियाल से बनी हुई है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से। फिर सेकंड परत आपकी सीमा से बनी हुई है, सिलिका मैग्नीशियम से। फिर थर्ड परत आ जो आपकी नीफे, मतलब निकेल और आयरन से मिलकर बनी हुई है। तो यही चीज़ है। अब आपने देख लिया स्थलमंडल क्या है, आपने पूरा देख लिया कि स्थलमंडल आखिर है क्या, स्थलमंडल के अंदर आपके कितने पार्ट्स डिवाइडेबल है। अब हम देखते हैं वायुमंडल के बारे में। अब वायुमंडल में आप क्या देखते हैं, वायु, मतलब वायु से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे कि वायु जो हमारे वायु इसमें है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों अर्थात वायु की जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जो भी हमारे मतलब हमारे वो पर्यावरण में जो भी वायु पाई जाती है उससे हमने क्या कहा है, उसे हमने वायुमंडल कहा है। जैसे कि मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा वायुमंडल है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिलकर बना होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन, वो क्या चीज़ पाई जाती है सबसे ज़्यादा वायु में, तो वो नाइट्रोजन होती है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है ना, वो हमारी मतलब धरती पे कितनी परसेंट है, 78% है, हमारी अर्थ पे 78% है। और जो ऑक्सीजन है हमारी, जो हम सांस जब लेते हैं, इट मीन्स जो हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, तो हमारी कितनी होती है, वो 21% होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है आपकी, 0.01 मान लीजिए। और बाकी अगर मान लो जैसे ये अन्य गैसें, इट मीन्स इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी मान लो गैसेस होती है ना, उनको मिलाकर 1%। तो ये दोनों मिलाकर आपकी कोई इतनी हुई 99%। और जो ये आपकी जो अदर गैसेस में आ गई, इसको मिला दिया तो आपने कितनी हो गई 100%। इट मीन्स इस टाइप से डिवाइडेबल होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है वो किससे बनकर बना होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अब वायुमंडल की परतों के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल की परतों से क्या मतलब है आपका, जैसे कि आप मतलब यहाँ का आपका एरिया है, आप जहाँ पे रहते हैं, उसके जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई एक तरीके से परत आती है।
फिर उसके ऊपर आप जाएंगे, जैसे इसके ऊपर भी गए तो फिर अलग परत आ गई, फिर उसके ऊपर आप गए फिर अलग परत आ गई। तो मतलब इस टाइप से ये बढ़ती चली जाती है। तो ये ना आपकी ना कुछ मतलब 5 परतें हैं जिसमें हमारे वायुमंडल को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब ये कौन कौन सी परतें हैं, तो ये है ना आपकी सोममंडल है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, सप्ताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल जिसे हम मीसोस्फेयर, और ताप मंडल को हम आयन मंडल भी कह देते हैं या आइनोस्फेयर भी कहते हैं, और ब्राह्मंडल जो आपकी एक्सोस्फेयर होती है। तो ये चीज़ आपको पता चल, मैंने जानबूझ के आपको इंग्लिश में लिख देना कि जो थोड़ी बहुत मतलब कभी कभी इंग्लिश में हम कोई टर्म्स हमें ईजी ज़्यादा लगते हैं कंपेरिजन टू हिंदी, इसलिए। तो अब हम देखते हैं सौरमंडल। अभी जो सौरमंडल है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी मंडल है, हमारे जो वायुमंडल का कौन सा मंडल है, सौरमंडल होता है। अभी क्यों होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण परत होते हैं जिसकी सतह से ये ऊंचाई मतलब औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती है, तो 12 किलोमीटर होती है। मान लो ये धरती है आपकी, इससे 12 किलोमीटर आकर आप ऊपर जाते हैं ना, तब आप किस उसमें होते किस उसमें होते मंडल में होते हैं आप, सौर मंडल में होते हैं। कौन से मंडल होता है, सौर मंडल। और उससे ऊपर जाएंगे आप, मान लो 24 पे चले गए तो वो आपकी सप्ताह मंडल हो गई। तो यही चीजें हैं। तो जो सौर मंडल होती है वो कहाँ तक होती है, उसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर है। और हम इसी परत में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो इतना आवरण होता है, मान लीजिए धरती है, इसमें हम एक इंसान है, और जो ये पूरा यहाँ तक का आवरण है, ये कौन सी ले रही है, सौर मंडल की परत है। उसके ऊपर किसकी परत है, अदर चीज की परत है, समताप मंडल की। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके से सांस लेते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी जो ये परत है किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपने मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारी अर्थ 23 मतलब हाफ में झुकी हुई है, तो उसके कारण हमारे देश के अंदर सीजन मतलब आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, 6 सीजन आते रहते हैं। तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये उसके रोल को निभाती है। इनमें से इसी मंडल में क्या होती है, वर्षा भी होता है, कोहरा भी होता है, ओल वृष्टि भी होती है, आकाशीय जो बिजली चमकती है वो सब इसी मंडल में देखने को मिलती है। इसलिए जो ये सौर मंडल है वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रोल करती है। तो अब हम देखेंगे समताप मंडल। अब समताप मंडल क्या है, ये हमारी औसत ऊंचाई इसकी क्या है, 12 से 50 है। मान लो ये है धरती, ये आपकी सौर मंडल हो गई जो 12 किलोमीटर है। अब इसके ऊपर आपकी कौन सी हो गई, ये समताप मंडल हो गई जो 12 से कितनी है, 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये आपकी समताप मंडल। अब समताप मंडल में आपने बचपन में सुन रखा होगा कि वायु जो वो जो वायुयान होते हैं वो आपके किस मंडल में मतलब उड़ते हैं, तो कौन से मंडल में उड़ते हैं, आपके ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ना, जैसे कि आपने देखा कि जो क्षोभ मंडल है उसमें हमारी सारी जो मतलब हमारी जो मौसम संबंधी जो घटनाएं थी वो सारी हमारी क्षोभ मंडल में हो रही थी। बट जो हमारी समताप मंडल होती है ना, इस मंडल में ना मतलब मोशन से संबंधित कोई घटना प्रायः घटित नहीं होती है। तो जिससे कि जो हमारी जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको उड़ने के लिए एक मतलब अच्छी वो मिल जाती है, कंडीशंस मिल जाती हैं। तो इस कारण से जो हमारी वो होती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं अगर थोड़ा सा भी मतलब इधर से उधर होता है एरोप्लेन तो कितनी जल्दी क्रैश हो जाते हैं। आपने कितने इंसिडेंट सुन रखे होंगे कि आज मतलब यहाँ पे एरोप्लेन जो है क्रैश हो गया। तो इस कारण से तो जो हमारा जो वो होता है ना, वायुयान होते हैं, वो हमारे कहाँ पे उड़ते हैं, वो हमारे समताप मंडल में होते हैं। और समताप मंडली में ही क्या होती है, हमारी ओजोन परत भी होती है। ओजोन परत क्या करती है, जो हमारी सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे एक तरीके से हमारी स्किन को, इससे ना स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उससे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जो ओजोन परत होती है ना, जो सूर्य से हानिकारक जो किरणें निकलती है उसको फिल्टर करके एक तरीके से हमारे तक भेजती है, उसको फिल्टर करके हमारे तक भेजती है। तो इस कारण से जो ये परत है वो किसमें पाई जाती है, हमारी समताप मंडल में। और ये जो हमारी ओजोन परत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परत होती है। और ओजोन परत का एक तरीके से साइन मैं बता दूँ तो O3 हम लिखते हैं। जैसे O2 हो जाता है आपका ऑक्सीजन, तो O3 हो जाता है आपका ओजोन परत। तो आप उसको भी याद रखना, मतलब जनरल नॉलेज है एक तरीके से। अब हम देखते हैं जो आपकी थर्ड मंडल है वो क्या है, वो है मध्य मंडल। अब मध्य मंडल क्या है, तो ये है आपका, यह समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये आपका कौन सा परत हो गई, ये आपकी सौरमंडल हो गई जो 12 किलोमीटर, समताप मंडल 12 से 50। अभी मीसोफेयर जो आपका मध्य मंडल है वो 50 से 80 तक क्या है, ये फैली हुई है। ऐसे फिर ऊपर जाएंगे तो 80 से फिर ये 120, मतलब इस टाइप से ये ऊपर तक जाती रहती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे जो मंडल होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। अब इस मंडल में क्या होता है, इसके मंडल के अंदर ना जो भी उल्का पिंड अंतरिक्ष से धरती की ओर आते हैं वो इस परत में आकर क्या करते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं। जो आप देखते होंगे, अगर आपने टीवी में सुन रखा होगा कि टूटता तारा आपने देखा होगा, तो वो सब क्या है, वो सब उल्का पिंड होते हैं जो मध्य मंडल में आने पर क्या हो जाते हैं, एक तरीके से ज़्यादा घर्षण लगता है। घर्षण का मतलब आप जानते होंगे अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो,
मतलब फ्रिक्शन, एक तरीके से इंग्लिश टर्म मैं बोलूँ तो फ्रिक्शन होता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो चीज़ मतलब वो हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं, वहीं पर जल जाते हैं। तो उसी में ये सब घटनाएं होती हैं मध्यमंडल में। नेक्स्ट है आपका आयन मंडल। अब आयन मंडल क्या है, जैसे आयनोस्फीयर हम इससे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम से बताया आयनोस्फीयर। तो ये आयन की ऊंचाई इसकी क्या होती है, 80 से 400 किलोमीटर होती है। ये आपकी 12 थी, ये 12 से कितनी थी, 50 थी, ये 50 से आपकी 80 थी, और ये 80 से आपके कितनी है, 400 किलोमीटर तक फैली हुई है ये जो आपका आयन मंडल है। तो यही चीज़ है कि इसमें क्या होता है, आपका रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इसी परत का उपयोग किया जाता है। तो जो रेडियो से कम्युनिकेशन होता है वो उसमें इसी इसी परत का उपयोग किया जाता है इसके लिए। और पृथ्वी से जो भी रेडियो वेव्स प्रसारित की जाती हैं वो आयन मंडल से ही टकराकर वापस धरती पर आती है, और इसी कारण जो हमें रेडियो, टीवी, मोबाइल, रडार आदि क्या करते हैं, काम करते हैं। जो आप देखते होंगे जो मतलब रेडियो होता था पहले के टाइम पे, अगर सुनना होगा आपने रेडियो से गाने वाने, तो उसके अंदर एक एंटीना लगा होता था। तो वो एंटीना एक तरीके से यही चीज़ है ना, कि ये क्या करता था, रेडियो कम्युनिकेशन का काम करता था। ये रेडियो वेव्स वहां तक जाती थी आयन मंडल तक, और वहां से आयन मंडल की जो परत होती है उससे टकराकर वापस आती थी, और तभी हम ये क्या कर पाते थे, उसका यूज कर पाते थे। रेडियो हो गई, आपको टेलीविजन हो गया या मोबाइल हो गया, इन सब का इसी टाइप से काम होता है। सबसे आखिरी परत आपकी क्या है, ब्रह्मंडल। कौन सी परत है, ब्रह्मंडल। और ये पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में ये सबसे बाह्य परत होती है, और जो इसकी ऊंचाई होती है वो 400 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी दायरा हो गया वो सब क्या है, आपका ब्रह्मंडल हो गया। ओके, तो यही चीज है। और यहाँ वायु की पतली परत होती है, और यह हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम आदि से मिलकर क्या होती है, एक तरीके से बनी हुई होती है। यहाँ पे मतलब ये गैस पाई जाती है, जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है वो गैस मिलती है यहाँ पे। तो अब आपने देख लिया वायुमंडल। अब वायुमंडल में भी हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और इन सब के बारे में हमने देख लिया, और ब्रह्मंडल, इन सब के बारे में आपने देख लिया। अब हम देखते हैं जलमंडल। अब जलमंडल, जल से, जैसे कि मैं आपको हर एक नेम बता रही हूँ, जैसे स्थल है तो स्थल के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमने धरती से मतलब हमारी धरती का जो तापमान है नीचे जितना जाते रहेंगे उतना ही बढ़ता रहता है। तो हमने उसमें वो कोल्ड, मेंटल और क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो यही चीज़ थी। फिर हमने स्थलमंडल, वो वायुमंडल पढ़ा, तो वायुमंडल में हमने फिर ऊपर की तरफ का पढ़ा। जैसे हम पहले स्थलमंडल में नीचे का तरफ का पढ़ रहे थे, तो फिर वायुमंडल में हमने ऊपर की तरफ का पढ़ा स्थल से। अब हम पढ़े थे इसमें जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल क्या है, अब जलमंडल से हमारा तात्पर्य होता है कि जल की उस परत से ना जो पृथ्वी की सतह पर सागर, महासागर, झील, नदियां दूसरे जलाशय के रूप में क्या होती है, फैली हुई होती हैं। और जलमंडल में ही जल का परिसंचरण होता है, और सूर्य की किरणों से महासागरों और झीलों आदि का गर्म होकर वाष्प बदलते देखा है। आपने देखा होगा, अगर आपने वो देखा, मतलब जो वाटर होता है वो वाटर वेपर होकर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बादल बनने के बाद फिर जब बारिश होती है, जब वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो वापस से बारिश बन के हमारे जो तालाब में होता है वापस आ जाता है। तो यही चीज़ है ना, कि ये क्या होता है कि वाष्प में बदलते रहता है, और जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, वाष्पीकरण कहा है। क्या कहा हमने, वाष्पीकरण कहा है। और वाष्पीकरण के द्वारा ही जल वायुमंडल की निचली परतों में पहुंचता रहता है, और जलमंडल से ही वायुमंडल को आर्द्रता क्या होती है, प्राप्त होती रहती है। जो जलमंडल है वही जो हमारा वायुमंडल है उसको एक तरीके से ह्यूमिडिटी देता है, मतलब कि वो आर्द्रता प्रदान करता है, जो बादलों के निर्माण और वर्षा होने जलमंडल पर ही मुख्य रूप से निर्भर होता है। जो भी अगर जलमंडल होता ही नहीं तो मान लो बारिश वारिश कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि जलमंडल से ही हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो हमारा जलमंडल है जिसमें हमारी तालाब, झीलें, नदियाँ, कुएं, कुछ भी आप देख लीजिए जो वाटर सोर्सेज के रूप में आप देखते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आती है जलमंडल के अंदर। और जलमंडल ही इसका मुख्य रीजन होता है, क्योंकि इसी पे डिपेंड होती है हमारी क्या, बादलों का निर्माण और वर्षा होना इसी पे डिपेंड होता है। अब हम देखते हैं जैवमंडल। अब जैवमंडल मतलब जीव से रिलेटेड। अब ये क्या, इसमें है ना आपका जो स्थल, वायुमंडल, जलमंडल, वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हमने क्या कहा, जीव मंडल का है। इट मीन्स जहाँ जीवन पाया जाता है हमने उसी को स्थल मंडल का है। अब वो सॉरी जलमंडल जैव मंडल का है। तो यही चीज़ है, जो स्थल मंडल है, जो वायुमंडल है, जो जलमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल जीवधारियों के जीवन का आधार होता है, और जैव मंडल का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करती है, और पृथ्वी का वह भाग जो जीवित प्राणियों और पेड़ पौधों को रहने योग्य बनाता है उसे हमने क्या कहा है, इकोस्फीयर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इको स्फीयर भी हमने इसको कहा है। ओके, तो यही चीज क्या है, जैव मंडल इट मीन्स जहाँ पे हमारा एक तरीके से जीवन हमारा जहाँ पे जीवन का आदान प्रदान करती रहती है। तो यही चीज़ है, आपको पता चल चुका होगा जैव मंडल क्या है। तो आपने देख लिया इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। मैं आपको एक बार रिकैप कर देती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, जिससे कि आपको एवं मेमोराइज हो जाए। हमने इसके अंदर आपका एक तो पर्यावरण पढ़ा, पर्यावरण का अर्थ क्या है, इट मीन्स शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा।
फिर हमने देखा कि पर्यावरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दे रखी है। मैंने उसमें आपको 2 विद्वानों के बारे में बताया। फिर हमने पढ़ा जो पर्यावरण है उसके घटक। अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से थे, जो पर्यावरण के घटक है वो कौन कौन से थे। 4 घटक थे, जिसमें आपका एक स्थलमंडल था, दूसरा आपका जलमंडल था, तीसरा आपका वायुमंडल था, चौथा आपका जीवमंडल था। इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर इन सब की जो वायुमंडल, जैसे वायुमंडल था तो वायुमंडल में कौन कौन सी परतें क्या क्या है। वायुमंडल की 5 परतें थी, आपकी क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा वो आयन मंडल, ब्रह्मंडल, और चौथा वो आयनोस्फीयर, मतलब इस टाइप से आपने ये चीज़ पढ़ी थी। फिर आपका फोर्थ था वो आपका, फिर दूसरा था आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल में आपने क्या क्या पढ़ा था। जो स्थलमंडल है इसमें आपने देखा कि जो है आपका जो हमारी धरती है वो 3 क्रस्ट से मिलकर बनी होती है, मतलब क्रस्ट, क्रोड, और फिर आपकी क्या थी, मेंटल। तो इन सब तीनों से मिलकर बनी होती थी। तो यही चीज़ थी, मतलब आपने इनके बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार रीकैप करवा देते कि हाँ। और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा कि हाँ आपको यूज़फुल आपके काम आया होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।